नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का उमड़ा हुजूम। चितईपुर थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव हेतु प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान। और 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव की हुई शुरुआत। देर रात्रि तक लोगों ने पूजा पंडाल घूमकर देखा दुर्गा प्रतिमा। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अनेक भक्त कन्या पूजन और हवन का आयोजन करते हैं। अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां की आराधना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। काशी में नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने महागौरी मां अन्नपूर्णा के दरबार में दर्शन पूजन किया। वाराणसी अपने आध्यात्मिक महत्व और गंगा नदी के किनारे कई मंदिरों की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध शहर है। ये मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें भोजन और पोषण प्रदान करने वाली माना जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद लेने और अपने जीवन में जीविका और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट भगवती मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। मान्यता के अनुसार इन्हें तीनों लोक की माता माना जाता है। कहा जाता है कि भगवती ने स्वयं भगवान शिव को भोजन कराया था। वहीं शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर भोर से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। मां का पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र आभूषण धारण करवाते हुए विशेष श्रृंगार किया गया और मंगला आरती के पश्चात मंदिर का कपाट खोला गया। मंदिर का पट खुलते ही मां के गगनभेदी जयकारे गूंज उठे और क्रमबद्ध होकर सभी ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। ऐसा है, काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर ये शारदीय नवरात्रा चल रही है। इस समय आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन आज माता अन्नपूर्णा का गौरी के स्वरूप में दर्शन होता है। तो सुबह 4 बजे मंदिर खोला गया, पब्लिक आ रही है, तमाम भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ का एक महत्व है कि आप आने के बाद कहीं आपके अंदर श्रद्धा या भक्ति है और आस्था है माता जी से जुड़ी, तो निश्चित है किसी प्रकार की आप मनोकामना लेके आते हैं या कोई समस्या का निवारण के लिए आते हैं, तो माता जी की 3 फेरी लगाएं, 7 फेरी लगाएं, 9 लगाएं या 16 लगाएं, 21 लगाएं या 51 लगाएं या 108 लगाएं, तो निश्चित है कि उन समस्याओं में और आपकी मनोकामना होती है तो निश्चित है पूर्ण होती है। मां अन्नपूर्णा एक जब बाबा विश्वनाथ को भिक्षा देती है तो निश्चित है मानव का कल्याण करती है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अष्टमी के दिन मां अन्नपूर्णा का गौरी के स्वरूप में दर्शन होता है। गुरु की बात की जाए तो जो कुंवारी कन्याएं होती है, जो विवाहिता है, वो भी मां के दर्शन करने के लिए, इसके लिए क्या है? ऐसा है कि मां जो गौरी के स्वरूप में कन्याओं को पूजा जाता है और शक्ति के रूप में जो भी विवाहित स्त्री होती हैं या जो होती है उनको शक्ति के रूप में पूजा जाता है और जो वृद्ध महिलाएं होती हैं उनको माँ के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ देखा जाए कि तीनों का संगम है और गौरी का एक अलग स्वरूप है। अष्टमी के दिन गौरी का दर्शन होता है, वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में है। चितईपुर थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त थाना चितईपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के क्रम में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन
एवं थाना प्रभारी चितईपुर के कुशल नेतृत्व में चितईपुर पुलिस द्वारा पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेरू खान को बजरडीहा पुलिस चौकी के सामने वाली गली से हिरासत पुलिस में लिया गया व थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित छिनैती किए गए चेन की बिक्री से अभियुक्त को प्राप्त हिस्सा रुपए में शेष 2200 रुपए नगद बरामद हुआ। ये शेरू खान उर्फ राजू हैं। मूल रूप से तो ये चौक थाने के रहने वाले थे, लेकिन इनकी ससुराल बजरडीहा में थाना बेलूपुर में है। 27 जुलाई इसी वर्ष इन्होंने विश्वनाथपुरी कॉलोनी सुसवाई के पास है, सुबह सुबह एक महिला का चेन अपने साथी के साथ इन्होंने स्नैच कर लिया था। उसमें इनका साथी पकड़ा गया था मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में। अगले दूसरे दिन ये फरारी काट रहे थे, तब से इनको 25,000 रुपए का पुरस्कार था। इनको आज बीती रात पकड़ा गया है चितईपुर पुलिस द्वारा। इनका क्या अपराधी किया? इनके विरुद्ध 8 मुकदमे हैं कुल अब तक जो ज्ञात हैं। काफी दिनों से, पिछले 10 वर्षों से करीब ये स्नैचिंग का काम और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। अपने जीविकोपार्जन के लिए साधन बना रखा है। तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो हमारी चितईपुर पुलिस की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। क्षेत्र में ये मड़ुआडीह, रोहनिया, चितईपुर, लंका, इन क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो शहर का बाहरी इलाका है उन क्षेत्रों में, क्योंकि इनकी ससुराल बजरडीहा में है, तो उससे आसपास इधर पिछले दिनों इन्होंने किराए का मकान लेकर रोहनिया क्षेत्र में रहता था और ये घटनाएं करता था। इनका लूट का तरीका क्या था? ये सुबह लगभग 5-6 बजे निकल जाते थे बाइक से, और सुबह जब महिलाएं और लोग, अन्य लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो अकेले होते हैं, कम लोग होते हैं, सड़क खाली रहती है गलियों में, तो बस ये चलते चलते स्नैचिंग कर लेते हैं। कितने घटना को अंजाम दिया? ये अपने स्वयं भी बता रहे हैं कि अब तक 10-11 घटनाएं कर चुके हैं इस तरह की चेन स्नैचिंग। लक्सर थाने से इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। अभी तक जो प्राप्त आपराधिक इतिहास है, 8 मुकदमे प्राप्त हैं और बाकी तलाश किया जा रहा है। पुलिस टीम के 25,000 का पुरस्कार पहले से इन पे घोषित है हमारे डीसीपी महोदय काशी की तरफ से। सर, इसके बाद इनका अब ये विकृति इसलिए इनके आ जाती है कि अब जब एक बार अपराधी हो जाते हैं तो जेल जाते हैं, फिर वहां इनका संसर्ग होता है, ऐसे लोगों से संपर्क हो जाता है, फिर कचहरी जाते हैं, उसमें पैसे लगते हैं, तो उसमें जब और कोई रोजगार नहीं है तो कहीं न कहीं पैसे प्राप्त करने हैं इनको, तो सबसे आसान रास्ता है, यही सोचते हैं कि अपराध करके उसको प्राप्त करो। तो ये जब जहां बता रहे हैं उसको हम लोग अब तस्दीक करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे, सुनारों को बेचते हैं। सर, एक बार दूरी का बताइए। ये जो देखा आप लोगों ने कि इन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, जब जिस दिन घटना में था ये व्यक्ति, उसका वीडियो फुटेज आपको हमने दिखाया भी है, तो उसमें दाढ़ी लगभग नहीं के बराबर, स्मार्ट है और पूरी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। तो अभी दिनहीन बन के और दाढ़ी उड़ी बढ़ा के अपना ड्रेस बदल के इस तरह से है जैसे हम बहुत शरीफ आदमी हैं, तो ये कैमोफ्लाइज करते रहते हैं। सर, इनके अलावा कोई और इनका साथी है? इनका साथी विनोद पहले भी पुलिस मुठभेड़ में जेल जा चुका है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव हेतु प्रत्याशियों का जल्द ऐलान किया जाएगा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाने पर संजय निषाद ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी है, वो ऐलान किए हैं, हम लोग भी जल्द ऐलान करेंगे और बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद पर संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सोचना है कि मुलायम सिंह यादव की हरी भरी खेती में कांग्रेस को कितना देंगे। वहीं हरियाणा की जीत पर संजय निषाद ने कहा कि कार्यकर्ताओं और संविधान की जीत है, संविधान पर झूठ बोलने वाले और वीडियो एडिट करके जनता को धोखे में रखने वालों की हार है। कांग्रेस जहां हारती है वहां पर सवाल उठाती है, जहां जीते हैं वहां इस्तीफे दे दे कि ईवीएम खराब है। उपचुनाव में कटहरी और मझवा सीट मांग रहे हैं और पूरा 10 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़कर जीतेगा। पहले तो अभी स्वास्थ्य कैसा है? एक्सीडेंट हुआ सुने, कैसा स्वास्थ्य है? बहुत ठीक है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं आया था और थोड़ी सी आगे एक आदमी आ गया था, उसकी वजह से आगे गाड़ी रोकनी पड़ी अचानक, तो इसलिए ब्रेक लगाने में थोड़ी सी हो गई और अपनी गाड़ी से टकरा गई थी, गाड़ी डैमेज। और आज मैं बनारस, चूँकि काशी है, ये हमारा बाबा विश्वनाथ की नगरी है,
यहाँ मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उन्होंने हमारे मछुआरों की चिंता की है। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 41,500 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को दिया। तो यहाँ के मछुआरों को बताना था कि ये इतना प्रधानमंत्री ने दिया है, उस स्कीम को कैसे लेंगे आप, किस तरीके से विभागीय बैठक किया, समीक्षा किया कि कुछ यहाँ अनियमितताएँ थी, उसको मैंने निर्देश जारी कर दिया है अब अधिकारी और सुन रहे हैं ना मंत्री? जांच का निर्देश दे दिया कि सर कहीं अनियमितता हो तो तुरंत उसे दूर किया जाए। और निश्चित रूप से अधिकारी अब सुन रहे हैं, तभी तो काम हो रहा है। और निश्चित रूप से आगे फिर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, बनारस फिर दुनिया में एक स्थान जो है लेगा। कटहरी और मझवा में चुनाव लड़ेंगे अपने चुनाव? निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पहले भी लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देख लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहाँ लड़ेगी वहाँ हम लोग देंगे और जहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी कहाँ लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से अभी आपकी दावेदारी बन रही है। निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। अभी ऐसा कुछ अभी बैठक होने वाली है और दिल्ली जा रहा हूं और मिलूंगा उन लोगों से और इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी, भाई हमारे पास भी प्रत्याशी उनके पास भी है, जो जिताऊं हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। सपा और कांग्रेस में तो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। अब ने लिस्ट जारी कर समाजवादी पार्टी संभल रही है, समाजवादी पार्टी अब संभल रही है कि माननीय मुलायम सिंह की खेती खिला दिया थोड़ा सा 2024 में। माननीय मुलायम सिंह ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भगा दिया था, बच्चा खुचा डॉक्टर संजय आए हैं, हाथी और पंजा को जीरो कर दिया था और साइकिल मतलब हाथी और पंजा साफ हो गई थी और साइकिल हाफ हो गई थी, भाजपा हम लोग साथ हो गए। आज के दिन में फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी हरी भरी खेती खिला रही है। ये तो सपा को सोचना पड़ेगा कि कितना कांग्रेस को खिलाते हैं और जितने कांग्रेस को खिलाएंगे उतनी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे लोकसभा में प्रवीण जी बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे, अगर बीजेपी प्रस्ताव देती है कि आप अपने नेता को ही लड़ाइए कमल के फूल के सिंबल पर, तो मानेंगे? अभी देखिए, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी सोच है, बड़ा सिस्टम है, बैठ के तय करते हैं हम लोग। अभी हम लोग लोकल लोगों को लड़ाएंगे। ये तो लड़ रहे हैं 2 सीट, कटहरी और मझवा? नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपने। 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव की शुरुआत हुई और लोग देर रात्रि तक पूजा पंडाल घूमते नजर आए। मां भगवती की आराधना के विशेष पर्व शारदीय नवरात्र की शहर में धूम है। हर कोई माता की आराधना में लीन है। वहीं नवरात्रि की सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव की शुरुआत हो गई। पूरा शहर रंग बिरंगे विद्युत लाइटों और आकर्षक सजावटों से जगमग हो उठा है। पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं, जहां विविध अनुष्ठान के साथ पूजन अर्चन व अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं सप्तमी तिथि की देर रात्रि तक लोग विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचे। मां दुर्गा के साथ मां सरस्वती, लक्ष्मी, गणपति जी, भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमाएं और आकर्षक सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस अद्भुत दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करते नजर आया। वहीं मछोदरी स्थित बाबा मछोदरानाथ दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां की विशाल काय प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही आकर्षक पंडाल सजाया गया है। सप्तमी की शाम से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी रहा, जो कि देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर समिति की ओर से सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। साथ ही साथ भजन संध्या और डांडिया का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोग जमकर झूमते नाचते नजर आए। कौन सा क्लब है, क्या है व्यवस्था? क्लब का नाम बाबा मछोदरानाथ समिति सदस्य है और इसमें आपको ये इस बार उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर मिलेगा।
क्या दिया गया है पंडाल को, क्या काम है? जैन का महाकाल का पंडाल देखने को मिलेगा इसमें। और क्या क्या कार्यक्रम होगा लगातार आपके यहाँ? हमारे यहाँ 5 दिन अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें से भजन संध्या है, डांडिया है, गरबा है, सब देखने को मिलेगा, गजल है। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? काशी की जनता से ये कहना चाहेंगे कि आगे इस 5 वर्षीय मेला का लुत्फ उठाए और मां का दर्शन करें। भारी भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की? भारी भीड़ को प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए इस पंडाल में महिलाओं का, पुरुषों का अलग अलग द्वार रखा गया है, निकास द्वार का अलग व्यवस्था किया गया है और इसमें आपका कैमरा लगाया गया है हर द्वार पे। और इसमें आग से बचने के लिए अग्निशमन व्यवस्था किया गया है, जिसमें बालू, सीमेंट और फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है। इसी कड़ी में कथुआपुरा स्थित बाबा रीठीबीर मंदिर परिसर में बाबा रीठीबीर दुर्गोत्सव समिति द्वारा 25वें पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां भगवती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति पूजन, कलश पूजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि इस वर्ष माता महिषासुर मर्दिनी के 10 भुजा स्वरूप में मां के हाथों में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिमा का विसर्जन आगामी 12 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मौके पर समिति के रविशंकर विश्वकर्मा, गौरव यादव, अरविंद मोदनवाल इत्यादि पदाधिकारी शामिल रहे। अरविंद जी, कौन सा क्लब है ये? ये बाबा रीठीबीर दुर्गोत्सव समिति है कथुआपुरा विश्वेश्वरगंज स्थित। खास क्या है इस क्लब में? खास ये है कि हम लोगों की 25वीं वर्ष है इस साल। और माँ की प्रतिमा जो है कि बनारसी साड़ी, सूरत की साड़ी, जयपुर की साड़ियों से कतरन से बनाई गई है, जिसको नवग्रह के रूप में मतलब दर्शाया गया है। नवग्रह को माता अपने हाथों में रखती है। आपके क्षेत्र में काफी भीड़ है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है पंडाल में? आपने व्यवस्थाएं, हर चीजों की व्यवस्थाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रिक, पानी की व्यवस्था, हर चीजों की व्यवस्था। सीसी कैमरा वगैरह सब। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है आप लोगों? प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई व्यवस्था आई नहीं है। इसी कड़ी में नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पूजा पंडाल को शीश महल का स्वरूप दिया गया है और मां भगवती की इलेक्ट्रॉनिक चलित प्रतिमा स्थापित हुई है, जिसमें कुछ मिनट के शो में मां भगवती महिषासुर का वध करते और बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाया गया है, जहां काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शो के दौरान भक्त मां के जयकारे लगाते नजर आए। इसी कड़ी में कबीर नगर स्थित कबीर यंग स्पोर्टिंग क्लब द्वारा माता के जागरण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में गायक बागेश पाठक से बात करने पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम लोग गणेश जी की वंदना से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने माता का जागरण किया और यहां श्रद्धालुओं का भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने पंडाल देखा और आकर्षक सजावट सभी को खूब लुभा रही थी। और कल हम बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और परसों विराट महाकवि सम्मेलन। आज क्या क्या माता के जागरण में क्या क्या होगा? माता के जागरण में पूजा होगा, पाठ होगा और सारा कुछ होगा। माता के नाम पर जो भी होगा बहुत अच्छा से ठीक से होगा। सुबह से काफी बातें आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। हमारे यहाँ आवे, माँ का आशीर्वाद में दर्शन करें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एक दिन का लेट था और अष्टमी और नवमी दोनों का मान 11 तारीख को है। कल सप्तमी होगी, आप देख भी रहे होंगे अखबारों में, इन सब जगहों पर। खैर, ये तो तिथियों का हेर फेर होता है, लेकिन ये जो नवरात्रि 4 पड़ती है पूरे वर्ष में, 2 नवरात्रि सामान्य सब लोगों के लिए होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें माता से, जैसे जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, महिषासुर मर्दिनी का स्थान, और फांसी मैंने कठार को कहते हैं, खड्ग को कहते हैं। जब उन्होंने महिषासुर का वध किया
और वो कटार छुटी, वही 80 घाट जो उसको 80 लोग बोलते हैं, उसका नाम 7 में छोटी की मात्रा 80 हुआ, 80 घाट हुआ। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र महिषासुरमर्दिनी का है। हम जगत जननी माता का पूजा इसलिए करते हैं कि हे माता, ये पूरे क्षेत्र को, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक अच्छी विधा बनाए और उसको एक स्वरूप प्रदान करें, जिससे लोगों के अंदर मानवीय संवेदना हो, लोकतांत्रिक मूल्य जो हमारे हैं संवेदनाओं के, वो प्रकट होते रहे। यहाँ कुष्मांडा देवी है, नव दुर्गा है और संकट मोचन हनुमान जी महाराज है, विश्व प्रसिद्ध तुलसी मानस मंदिर है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध सुबह बनारस की आरती माँ गंगा की प्रतिदिन होती है, काशी के आग्नेय कोण में। इन तमाम चीजों को देख करके ये जो नवरात्रि में जो शिव नारायण पांडे जी, जग्गी जी, जो कबीर जन स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रयास जो किया है और इस क्षेत्र के लोग, अभी शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी यहाँ आए, उन्होंने आरती वगैरह की करके और जगहों पर वो गए हैं। सिर्फ मात्र मैं ये कहना चाहता हूँ, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहता प्रतापताम। हे देवी, सबका कल्याण करिए। धन्यवाद। आज सप्तमी का दिन है, माँ दुर्गा का दिन है और आज हम लोग जो है यहाँ दुर्गा कुंड में जो है सारे कलाकार हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। जी, कबीर नगर स्पोर्टिंग क्लब में, यहाँ पे कबीर यंग स्पोर्टिंग क्लब में हम लोग का जो है यहाँ आज कार्यक्रम है। किस तरह कार्यक्रम? आज जागरण का कार्यक्रम है। रात भर भी चल सकता है, पब्लिक के ऊपर है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में कन्या पूजन और डांडिया उत्सव मनाया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कन्या पूजन और डांडिया महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने छोटी छोटी कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन किया तथा भोग लगाया। इसके बाद यथाशक्ति उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात समस्त शिक्षिकाओं ने विभिन्न गीतों की धुन पर डांडिया नृत्य करते हुए खूब धमाल मचाया। बच्चे भी इस कार्यक्रम में पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी डांडिया और गरबा करके सभी को खूब झुमाया। सभी ने जमकर गरबा और डांडिया का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हमारे विद्यालय परिसर में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चियों का कन्या पूजन किया गया। इस कन्या पूजन के द्वारा हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, सुख समृद्धि तथा सभी के सेहत बने रहे और सभी का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। धन्यवाद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में लगे सिंगापुर वैली और फिश टनल में लोगों की खूब भीड़ हुई।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विशाल खेल मैदान में आयोजित हो रहे महाकाल एंटरप्राइजेस की ओर से सिंगापुर वैली और फिश टनल में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहां देशी विदेशी झूलों का संग्रह लोगों को खूब लुभा रहा है और फिश टनल में रंग बिरंगी मछलियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल पर भी लोगों की खूब भीड़ हो रही है। आयोजकों ने बताया कि भीड़ को देखते हुए लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से मेले में सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने मेले में एक बार अवश्य आने की अपील की। अंतिम एवं आखिरी दिन रहेगा। पता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय खेल मैदान इंडिया बाग पावर हाउस के बाजू आयोजन किया गया है, जिसमें महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में बनारस में जो ये फिश टनल और सिंगापुर वैली का मजा दर्शक ले रहे हैं और ये मेला दर्शकों की मांग पे 15 अक्टूबर तक कराया गया है। इसमें खाने पीने के व्यंजन और देसी विदेशी झूले, बच्चों का जापानी चिल्ड्रन पार्क और भी नए नए एक मिक्सर झूला लाए हैं जो यहाँ पे पहली बार लगा हुआ है बनारस में। और हम ये चाहते हैं कि बनारस जनता आए और ये मेला केवल 15 अक्टूबर तक है। तो मेले में भारी भीड़ को देखते हुए सारी इंतजाम पूरी कर लिए, सब पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब पार्किंग की व्यवस्था है, हमारे निजी सुरक्षा गार्ड हैं, पुलिस की भी सहायता है, सब उससे चल रहा है सब अपना। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में नवरात्र विजयदशमी पर महाकाल इंटरप्राइजेज लाया है सिंगापुर वैली एवं विदेशी फिश टनल मछलियों का संग्रह। परिजन के साथ बच्चों को लुभाएंगे आकर्षक विदेशी झूलों का आनंद उठाएंगे काशीवासियों की मांग ध्यान रखते हुए सिंगापुर वैली फिश टनल मेले में विभिन्न प्रकार के झूला, जिसमें पहली बार मिक्सचर झूला, लेडीज व बड़े लोगों के लिए जंपिंग झूला, घूमने वाले ड्रैगन ट्रेन, बेहतरीन क्रॉस झूला सहित दर्जनों देशी विदेशी झूला, कोलंबस नौका का आनंद पिकनिक स्पॉट के रूप में आपकी सेवा में उपलब्ध है। सिंगापुर वैली मेले में कानपुर से आए राज रेस्टोरेंट में मुंबई की मशहूर चौपाटी, भेलपुरी, बर्गर, पानी पूरी तथा विभिन्न मनमोहक व्यंजनों का खजानों का स्टॉल है। काशी की जनता के सेवा में घर संसार में सभी प्रकार के घरेलू वस्तुएं, कानपुर के लेदर पर्स, बैग, बेल्ट, आगरा की मशहूर चमड़े की चप्पल, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, राजस्थान के मशहूर अचार, भदोई की मशहूर कालीन व दर्जनों स्टॉल आपकी सेवा में लगाया गया है।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की बैठक संपन्न हुई। राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह ने प्रधानाचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर चर्चा हुई और सरकार की योजनाओं से विद्यालय को क्या लाभ मिल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। आगामी 18 और 19 अक्टूबर को लालपुर स्टेडियम में मंडलीय खेलकूद का आयोजन होना है। इसके संदर्भ सहित 17 बिंदुओं पर वार्ता की गई। विद्यालय की दिशा और दशा को कैसे आगे बढ़ाया जाए जिससे विद्यालयों का नाम रोशन हो सके, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह, डॉक्टर प्रकाश कुमार झा, सुमित कुमार श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यही असली रहेगा, बाकी तो कुछ बदलता रहेगा। खेल कूद हर साल होगा, सारे इसी से आपकी पहचान बनेगी निश्चित रूप से। मानते अभी भी यहाँ के बच्चे निकलते हैं हमारे बैच में, किसी भी अधिकारी पद पर होता है, भले 25 साल बाद वो अधिकारी हो, अभी पर्यटन में अधिकारी है, अभी यहाँ से चंदौली के कई लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये गर्व का अनुभव तब मिलेगा जब आप उनको कुछ देंगे, क्योंकि हम कई बार कह चुके कि आपके पास वो लोग आते हैं जो जिनका कोई नहीं है। कई बार बोल चुके हैं, याद है, अपने लिख लीजिए बल्कि तो सब गरीब घरों के बच्चे होंगे। ये चैलेंज है हम लोगों के लिए। कभी इन्हीं विद्यालयों में लाइन लगती थी एडमिशन के लिए, आज स्थिति के यहाँ से भाग रहे हैं। तो हमारी व्यवस्था में कहीं बात न करें, प्लीज बात न करें। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गुदौलिया से मैदागिन क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर गुदौलिया से मैदागिन व मैदागिन से गुदौलिया में त्योहार को मद्देनजर रखते हुए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। डीसीपी काशी जोन और एसीपी प्रज्ञा पाठक की मौजूदगी में यातायात नियमों के अनुसार इसे किया गया है। इस क्षेत्र में जिनका मकान या दुकान है वो अपनी आईडी दिखाकर आ जा सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर जाने वाले वाहन सिर्फ वीवीआईपी या वीआईपी को ही अनुमति है। शहर के इस क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है ताकि सुगम यातायात हो सके। यहाँ से किस तरह का रूट लागू हुआ है? श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा आज यातायात के संबंध में कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए और उन्होंने ये बताया है कि मैदागिन से गुदौलिया तक अब नो व्हीकल जोन लागू रहेगा, जिसमें जिनका घर है, जिनकी दुकान है, वो लोग अपनी 2 व्हीलर के द्वारा वहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रकार का रिक्शा, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इस रूट पर नहीं चलेगा। यदि मान लीजिए जिनका भी से मकान है या कुछ आईडी प्रूफ के द्वारा जाएंगे कि किस तरह जाएंगे? जी हाँ, उनसे उनका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें उनका निवास का पता चलेगा, इस तरह का आईडी प्रूफ वो दिखाएंगे तो इस रूट पर उनके वाहन चल सकेंगे। अच्छा दीदी, मान लीजिए जो वीआईपी गाड़ी आती है वो किस तरह के अंदर जाएगी? जो प्रोटोकॉल के द्वारा किस जाएगी? हर तरह का प्रोटोकॉल नहीं जा पाएगा गेट नंबर 4 तक। जो वीआईपी या वीवीआईपी हैं, सिर्फ उनकी ही गाड़ियाँ वहाँ पर जाएंगी। तो ये आज से रूल लागू हो गया? जी हाँ, आज शाम से ये नो व्हीकल जोन लागू हो गया। कब तक चलेगा? ये परमानेंट लागू हुआ है, सिर्फ त्योहारों के लिए ही नहीं है, ये हमेशा लागू हुआ है, क्योंकि यातायात की समस्या इस क्षेत्र में लगातार बनी रहती है, इसलिए ये नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। दीदी, ये कहाँ से कहाँ तक लागू रहेगी? ये मैदागिन से गुदौलिया के बीच में जो केवीएम का रास्ता है, वहाँ पर नो व्हीकल जोन लागू हुआ। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल है दीदी, जो टोटो जो गली से आती है, रोड पर आते हैं मंदिर के द्वारा, तो इनके ऊपर भी किस तरह का प्रतिबंध रहेगा? टोटो के ऊपर जब से ये QR कोड लागू हुआ है तब से लगातार हम लोगों के द्वारा चालान किया जा रहा है और सीज भी किया जा रहा है। इसी संबंध में जो टोटो इस रूट पर चलने वाले हैं, पहले तो ये नो व्हीकल जोन है, वो यहाँ पर कोई भी टोटो या रिक्शा नहीं चलेगा। इसके अलावा भी जो टोटो बिना QR कोड के चल रहे हैं उन्हें सीज किया जा रहा है। लंका सिंहद्वार पर 500 वर्ष पुरानी नकटैया की लीला संपन्न हुई।
लंका क्षेत्र के सिंहद्वार पर विगत 500 सालों से चली आ रही विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया का आयोजन हुआ, जो कि संकट मोचन फाउंडेशन की तरफ से किया गया। राजकुमार पांडे ने बताया कि नक्कटैया की जो लीला है, ये विगत 500 साल पुरानी लीला है। इसके आयोजक संकट मोचन के महंत विश्वंभर नाथ मिश्रा हैं। हम लोग महंत जी के द्वारा इस रामलीला का मंचन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित मानस की पांडुलिपियां, इसका हम लोग प्रवचन करते हैं। उसके बाद रामलीला प्रारंभ हो जाती है। रामलीला में पहले धनुष यज्ञ होता है, उसके बाद लोलार कुंड पर कोप भवन की लीला होती है। उसके बाद ये लीला दुर्गा कुंड पर आती है, जहां की 3-4 लीलाएं होने के बाद लंका पर सीता हरण की लीला संपन्न कराई जाती है। इसके बाद लंका पर ही लंका दहन का कार्यक्रम होता है। जब भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास गए थे, ये सारी लीलाएं यहाँ पर की जाती हैं। लीला देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। किस प्रकार का ये कार्यक्रम होगा, क्या है? रामचरित मानस आज जो है हमारे जो है तुलसी घाट रामलीला समिति की तरफ से ये नक्कटैया की लीला है। मैं इस नक्कटैया के रामलीला का रामायणी हूँ और ये विगत 500 साल पुराना रामलीला है। हम इसके संयोजक और महंत श्री विश्वंभर नाथ मिश्रा जी है, जो संकट मोचन के महंत जी है, और ये परंपरा चला आ रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे इस रामलीला का जो है मंचन करता हूँ महंत जी द्वारा। और ये बहुत पुरानी रामलीला है, जिनकी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामलीला है। और एक दिन मुकुल पूजा उनके हाथ का लिखा हुआ जो है पांडुलिपि है, जिसका कि हम लोग 5 दुआ अध्ययन अनुचरण करते हैं। उसके बाद रामलीला जो है प्रारंभ हो जाती है। क्या क्या कार्यक्रम होता है रामलीला में? रामलीला में क्या क्या कार्यक्रम होता है? रामलीला में होता है जो है, पहले होता है धनुष यज्ञ, उसके बाद होता है जो है आपका लोलारा कुंड पे जो है कोप भवन, उसके बाद आ जाता है दुर्गा कुंड, दुर्गा मंदिर पे 3-4 लीला वहाँ होता है। पंचरत्न मंदिर पे होता है, लाल साहब के बंगला में होता है। ये लंका पे आज फिर कल सीता हरण भी हो जाएगा, और यहाँ हो जाने के बाद कल से यहाँ वहाँ प्रारंभ होगा लीला। फिर कल जो है संकट मोचन मंदिर में जाएगा, फिर लंका पे होगा, लंका दहन होगा, चारों फाटक की लड़ाई होगा, सुवेलगिरी की झांकी होगा,
उसमें जितनी लीलाएं हैं भगवान का 14 बरस वनवास गए हैं, जो लीला किए वो सारी लीला हनुमान जी द्वारा जो है कराया जाता है और उनके कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन से व्यवस्था ये है कि महाराज जी सबको सूचना दे देते हैं, जो उनकी सहयोग मिल जाती है। अब हम लोग रहते हैं, कुछ सिपाही लोग लगे रहते हैं। आज जो है तमाम तरीकों का लाग आता है, क्योंकि इस लीला के समिति द्वारा भी लाग आता है। लाग आ जाने के बाद तो हम लोग जो है रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सीताहरण होगा, उसके बाद आरती। लाग कितने बजे आएगा? लाग लगभग अब वहाँ से तो चल दिया है बदेनी से, आधे घंटे में यहाँ आ जाएगा लीला द्वारा। और बाकी जो खुजवा वगैरह का जहाँ से लोग लाग लेके आते हैं और वो जब तक आ जाए मिनिमम 12 बजे तक समापन। लीला का भव्य रूप कब देखने को मिलेगा? भव्य रूप देखना है तो जो है कि रावण वध में देख लीजिए, लंका दहन में देख लीजिए, लक्ष्मण शक्ति में देख लीजिए। सब वही लंका पे जो है चौराहे के उस बगल महाराज जी का जो है कि स्थान है, वहाँ पे होता है। आज रामलीला है वो भी लंका की है, तो समस्त काशीवासी कहना चाहेंगे। अब काशीवासी तो हमारे बड़े ये गंगा जमुनी तरजीब बड़े धैर्य के साथ लोग 7 बजे से लीला चालू है, तब से आप देख ही रहे हैं कि सारे जो है पब्लिक आ रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये कितने बजे तक चलेगा? ये 12 बजे रात तक चलेगा, 12:30 बजे लीला का प्रभाव वही समाप्त हो जाएगा। लाग आ जाने के बाद लगभग 45 को हम लोगों को गाना है। गाने के बाद उसके बाद सीताहरण हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस लीला का जो है कि आरती करेंगे, तो समाप्त हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर खुला आसमान संस्था द्वारा रविदास घाट पर महिलाओं और युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीएचयू के मनोचिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि एक महिला के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर इसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, इसलिए महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं को चाहिए कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी रुचियों का भी ख्याल रखें, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें, बच्चों के पढ़ाई में सहयोग करें, 7 घंटे गुणवत्तापूर्ण नींद लें, स्क्रीन टाइम को 2 घंटे से कम रखें। सत्र के अंत में डॉक्टर तिवारी ने छात्रों को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का अभ्यास भी कराया। वो समस्या है तो दबाने की जरूरत नहीं है। सूफी मैम वो उसको जो है जरूर मेरे आप में मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है ना, बहुत जरूरी है। अब इनको बनाए यहाँ पे जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पे जो है खास तौर से जो है महिलाओं और युवाओं के लिए जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन रखा है। इसलिए क्योंकि जो है यदि एक महिला यदि मानसिक रूप से यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या आएगी तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होगा और फिर उससे समाज प्रभावित होगा, उसके बाद राष्ट्र समाज। तो इसलिए जो है महिलाओं का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना समाज और राष्ट्र दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगी तो अपने बच्चे का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और उसको संस्कारित करेगी, जो आगे चल के पूरे राष्ट्र के भविष्य को जो है प्रभावित करेगा। क्योंकि आज के जो परिवेश है उस परिवेश में जो है तनाव दबाव की जो स्थितियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसके कारण लोगों का जो है मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डाटा की हम लोग चर्चा करें तो हर 4 में से एक व्यक्ति जो है कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य समस्या से सफर कर रहा है। और हम लोग यदि भारतवर्ष की बात करें तो कहीं न कहीं जो है जो मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी जो है अवेलेबिलिटी सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं की अपेक्षा कम होने से दिक्कत और भी ज़्यादा है। और एक और भी स्थिति है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता भी कम है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य यदि तभी लोग जो है इलाज के लिए आगे आते हैं जबकि वो गंभीर हो जाए, जिसमें कि पूरी तरह से उसका प्रभावित हो, वो असंगत बातचीत करने लगे, असंगत व्यवहार करने लगे, जैसे कपड़े फाड़ के
गाली गलौज करने लगे, मारपीट, तभी लोग इलाज के लिए ले जाते हैं। तो ये जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसका एक यही उद्देश्य है कि लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाए। अच्छा, शुरुआती लक्षण बात की जाए तो क्या? शुरुआती लक्षणों की बात करें तो यदि एक व्यक्ति को जो है क्या होगा कि तनाव दबाव अधिक महसूस होने लगेगा। उससे क्या होगा कि जो वो सामान्य रूप से जो रोज अपना काम कर रहा है दिनचर्या का, उसको भी करने में उसको कठिनाई महसूस होने लगेगा। जैसे यदि हम बात करें महिलाओं की, यदि वो रोज डे बाय डे जो है अच्छे से खाना बना रही है, लेकिन यदि उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कुछ हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि जो है पता चला कि आज नमक डालना भूल जा रही हैं, या पता चले 2 बार नमक डाल दे रही हैं। इस तरह की जो है छोटी छोटी गलतियों से क्या होगा, शुरुआत होगा, उनको कभी घबराहट महसूस होगा, बेचैनी महसूस होगा, बिना कारण सरदर्द होगा, उनको लगेगा जैसे हम ऊर्जाहीन हैं। जो कार्य पहले उसको बहुत रुचिकर ढंग से करती रहे हो, उसमें भी उसको अरुचि उत्पन्न होगा। तो ये कुछ ऐसे व्यवहारिक लक्षण है जिससे, जो कि ये शुरुआती लक्षण है। यदि शुरू में इन लक्षणों को यदि मैनेज कर दिया जाए तो गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से लोगों को जो है बचाया जा सकता है। अच्छा, आजकल के परिवेश में बच्चों को इतना स्ट्रेस है, उनके लिए क्या? देखिए, बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस है वो मुख्य रूप से जो है, जो हमारे जो शैक्षिक वातावरण है उसको लेकर के है। इतना ज़्यादा जो है शुरू से ही बच्चों के मन में जो है प्रतियोगिता की भावना डाल दी जा रही है कि आपको बेस्ट ही करना है, आपका जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो किसी से कम नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की जो एक क्षमता है उसमें हो सकता है अलग अलग है। हो सकता है एक बच्चे में जो है मैथ बहुत अच्छा करने की क्षमता है, तो दूसरे बच्चे में हो सकता है कि सोशल साइंस में अच्छा करने की क्षमता हो। लेकिन होगा क्या कि पेरेंट्स, शिक्षक, सभी लोग उसको जो है प्रेशर करते हैं कि नहीं नहीं आप साइंस ग्रुप में ही बने रहो। दूसरे सोशल साइंस ग्रुप में जाने का मतलब उनको लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं बच्चे में क्षमता की कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी आजकल IAS किसी भी उसमें जा सकता है, कोई उसका बहुत अंतर नहीं है। तो दूसरा जो थोड़ा प्रेशर का अभी विषय आ रहा है कि जो माता पिता हैं वो कम उम्र से ही बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत ज़्यादा ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका बचपना है, खेल कूद, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उनको टाइम जो है लिमिट किया जा रहा है। तो इन सब कारण से भी उनको जो है एक प्रेशर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। काशीवासियों के लिए कोई संदेश? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है तनाव दबाव एक स्तर तक तो ठीक है, वो हमें जो है अपने कार्य को सही समय से सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यदि तनाव बहुत अधिक हो जाए तो वह न केवल हमारे कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए तनाव लीजिए, लेकिन जो है उतना ही लीजिए जितना कि आप हैंडल कर सकिए। कहने का अभिप्राय है कि आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने चलिए तो अपनी क्षमता देख करके निर्धारित कीजिए। यदि क्षमता से अधिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो तनाव होना लाजमी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषक उत्पादक संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी के परिसर में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के तत्वावधान में कृषक उत्पादक संगठनों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह उपस्थित रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय निदेशक संजय कुमार, उप निदेशक नागेंद्र कुमार इत्यादि लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ द्वारा किया गया और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह ने अपने संबोधन में किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए लाभप्रद अवसरों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राम कुमार राय ने किसानों को कृषि उत्पादों के उत्पादन, रखरखाव और गुणवत्ता सुधारने की तकनीकों की जानकारी साझा की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और आजमगढ़ जनपद से कुल 6 कृषक संगठनों के 30 सदस्यों ने प्रतिभाग किया। काम करती है और इससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा? एक्चुअली जैसे आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा 10,000 FPO स्कीम लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता मंत्रालय की जो संस्था है उसके द्वारा वाराणसी में 4 FPO का गठन किया गया है। और एक FPO जो हमारे हैं इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इनको इक्विटी की सुविधाएं और मैनेजमेंट कोस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत
जो इक्विटी की सुविधा मिलती है, अगर एफपीओ को कुल 15 लाख की इक्विटी की सुविधा मिलनी है, अगर उनके अपने किसानों द्वारा 15 लाख इक्विटी की सुविधा किसानों से ली जाती है तो भारत सरकार भी 15 लाख रुपए देती है। अर्थात एक संस्था के पास 30 लाख की राशि जमा पूंजी के रूप में उपलब्ध हो जाती है, जिसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं कृषि से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखेंगे जो एफपीओ टिकरी है, जहां आज हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एक आयोजित कर रहे हैं आज एफपीओ के समान प्रबंधन विषय पर, तो वर्तमान में इनके द्वारा गत 3 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक की व्यवसाय की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत इनको हमने कोल्ड रूम की सुविधा, सरसों तेल की इकाई और एक कोल्ड रूम की सुविधा जो ड्राई बायोमास के द्वारा चलता है, लकड़ी जला के या गोबर से, उसकी भी सुविधा दी गई है, जिसके अंतर्गत तो अपने जो किसान यहाँ हैं, जो इनके मेंबर हैं, वो अपने चिली को सुखा भी सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। जो बायोमास वाला जो है, ड्राई बायोमास वाला कोल्ड रूम, वो 3 तरह से काम करती है। ड्रायर का भी काम करती है, वो कोल्ड रूम ठंडा भी रखती है, अगर किसान चाहें, जो मेंबर हैं इनके, अपने सब्जियाँ भी उसमें रख सकते हैं, और वो ड्रायर और दोनों काम कर रही है। उसके अलावा भी हमने कोल्ड रूम इनको दिया है जो बिजली से चलती है। इसके अलावा हमने इनको मशरूम से संबंधित जो इनकी इकाई यहाँ पे मशरूम प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए लैब की सुविधा दी है। तो विभिन्न सुविधाएं इनको उपलब्ध की गई है एफपीओ को। इन सुविधाओं का जो लाभ है इनके जो अल्टीमेट जो किसान हैं, इनके जो मेंबर हैं, उन्हीं को मिल रहा है। मान लीजिए वर्तमान में इनके पास 750 किसान हैं, चिल्ली अगर उगाते हैं तो वो अपनी जो भी फसल एकत्र करके यहाँ पे वो जमा करते हैं और इनके द्वारा उनका प्रबंधन और मार्केटिंग किया जाता है। तो उससे जो मेंबर है उनको भी सुविधा मिल रही है। और भारत सरकार को जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत मशीनरी की आवश्यकता है, प्रोसेसिंग इकाई की आवश्यकताएँ हैं, वो भी हम एफपीओ को दे रहे हैं। जैसे टिकरी को हमने उपलब्ध कराया है, उसी तरह बड़ा गाँव में भी एनसीडीसी द्वारा एफपीओ गठित किया गया है, उसको भी हम लोग प्रोसेसिंग इकाई, सरसों तेल इकाई दे रहे हैं। उसके अलावा वो बायोमास, ये वर्मी कंपोस्टिंग का भी काम कर रहे हैं। तो उससे संबंधित अगर उनकी कोई आवश्यकता होगी तो उसको भी हेल्प करेंगे। उसमें भी उनके जो मेंबर है जुड़े हुए हैं, जो हमारी एफपीओ है, किसानों से अपना गोबर खरीदती है, उसको वर्मी कंपोस्ट बना के फिर किसानों को बेचती है, तो किसान को भी सुविधा हो रहा है, प्लस ऑर्गेनिक खेती में भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस प्रकार से एफपीओ विभिन्न तरह की गतिविधियाँ कर रही है। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने एक यहाँ पे आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है समान प्रबंधन विषय पर, कि जो एफपीओ गठित हुई है सहकारी क्षेत्र में, उसमें किस तरह से वो काम कर सकती है, उनका जो संचालक मंडल है, उनका क्या गतिविधि है, अपना व्यवसाय कैसे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना है, एजीएम क्यों होल्ड करना है, किसानों मेंबरशिप कैसे बढ़ाना है, उसके संबंध में हम लोग आज 4 सत्र रखा है। तो उसके बारे में हम लोग इनको ट्रेन करेंगे। जो हमारे संचालक मंडल के सदस्य हैं, सीईओ हैं, या जो भी अधिकारी कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं एफपीओ से, उसको इस बारे में हम लोग ट्रेनिंग करके कि कैसे सुविधाएं ले सकते हैं भारत सरकार से और कैसे कार्य कर सकती है एफपीओ, ताकि स्वावलंबी बन सके और लंबे समय में टिकाऊ रह सके और अपना व्यवसाय बढ़ा सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का उमड़ा हुजूम। चितईपुर थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव हेतु प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान। और 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव की हुई शुरुआत। देर रात्रि तक लोगों ने पूजा पंडाल घूमकर देखा दुर्गा प्रतिमा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।